चलो प्यारे विद्यार्थी, अब आपके लिए मैं आ चुका हूं आपके सामने इतिहास की दूसरी क्लास लेकर। अभी ये जो है आपके सामने आप थंबनेल पर देख पा रहे हो, इतिहास का जो दूसरा वीडियो पाषाण काल आपके सामने आ चुका है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इतिहास का परिचय क्लास नंबर पहली। तो मैं आपको इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूं, इसके बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। देखेंगे आप लोग जो है यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की भर्ती आ चुकी है। 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपना भविष्य अगर रेलवे में देखना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों लग जाइए अभी से और तैयारी में, क्योंकि क्या होता है, कठिन परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं होता है। कठिन परिश्रम ही जो है आपके पास है। और आप अगर भर्ती में अगर मान लो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको क्या है, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपको सही संस्थान चुनना होगा, सही शिक्षक से पढ़ना होगा और सही नोट्स बनाने होंगे। तो देखिए आपको ये मैं सब बता चुका था प्यारे विद्यार्थियों। क्या बता चुका था? इतिहास हम किसे कहते हैं, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिका थी। मैं बता चुका था 1582 में पॉप ग्रेगोरी द्वारा क्या किया गया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर जारी किया गया था। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय आपका क्या ईसा पूर्व कहलाता है, बाद का समय ईसवी कहलाता है। बात करते हैं हम और आगे, तो हमने देखा था कि मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, मानव पालना जो है मानव जाति का पालना कहा जाता है अफ्रीका को। वहीं सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया को कहा जाता है। इसके अलावा हमने इतिहास के स्रोत भी पढ़ लिए थे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। हमने देखे थे कि पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख पढ़े थे, सिक्के पढ़े थे, स्मारक पढ़े थे, उसके बाद में अवशेष पढ़े थे, मूर्तियां पढ़ी थी, ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद साहित्यिक स्रोत को हमने गैर धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य के रूप में देखा था। विदेशी यात्रियों का विवरण देखा था। इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखी थी 1333 में, अफ्रीका मोरक्को से भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मेगास्ट्रीट ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। ये सब हम देख चुके थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम और आगे आ जाते हैं। यहां हम देखे थे कि आद्य ऐतिहासिक काल, इसके पहले प्राग ऐतिहासिक काल और उसके बाद में ऐतिहासिक काल। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि इसके बाद में आपको पढ़ाने वाला हूं। ये रही बच्चों आपकी क्लास जो आज होने वाली है। क्या लिखा हुआ है भैया यहां पर? ये चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। भाई पवन गोस्वामी सर, और पाषाण काल आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। पाषाण काल वो काल है बच्चों जिसमें पत्थरों का समय हम पढ़ते हैं। ध्यान रखना, पत्थरों के आकार के आधार पर हमने उस समय को क्या है 3 भागों में बांटा, वो सब बताऊंगा आपको मैं। आप देखते हैं यहां पर सबसे पहले यहां से आज की क्लास स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों? इतिहास जो है अब हम पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ध्यान रखना, ऐसा काल जिसमें मनुष्य ने पाषाण मतलब बोले तो पत्थरों का उपयोग किया, तो इसे कहा जाता है पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थरों का उपयोग किया। जो शुरुआती मानव था, जिसे हम आदि मानव कह सकते हैं, आदि मानव ने सबसे पहले पत्थरों का उपयोग किया और उन पत्थरों के आकार के आधार पर हम ये जो है पाषाण काल, आज आप देख रहे होंगे घरों में, आपने देखा होगा घरों में पत्थर से बने हुए जो हमारे है ना, घर में कह सकता हूं कि बहुत सारी वस्तुएं होती है। जैसे आपने सुना होगा चने की दाल पीसने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? घट्टी का इस्तेमाल करते हैं, या छोटी चक्की जो होती है। इसके बाद में अगर हम देख सकते हैं कि आज भी अगर मान लिया कुछ पीसने के लिए पत्थर का उपयोग किया जाता है, घरों में आज भी किया जाता है, आज भी किया जाता है। उससे क्या है, ये याद दिलाते हैं कि मनुष्य ने पत्थरों का उपयोग किया था। कोई भी आपने देखा होगा 2 पत्थरों को आपस में टकराने से आग निकलती है, लाइटर, उसका उपयोग भी मनुष्य ने पाषाण काल में ही किया था। ऐसे कई सारी बातें हमको इस पाषाण काल में देखनी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो सब हम देखेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? पाषाण काल। पाषाण मतलब बोले तो पत्थरों का समय, पत्थरों का समय। मैं बोल रहा हूं पत्थरों का समय हमको पढ़ना है। सबसे पहले ऐसा पत्थर हमको पढ़ना है, फिर ऐसा पत्थर पढ़ना है, फिर ऐसा पत्थर पढ़ना है, फिर ऐसा पत्थर। अलग अलग टाइप से हमको पत्थर पढ़ना है। दोनों तीनों में अंतर, पहले बड़ा पत्थर था, फिर उसके आकार में अंतर आया, फिर उसके शेप में अंतर आया, फिर और वो क्या हो गया, और पतला हो गया, और वह धारदार नुकीला टाइप का हो गया, जिसको पकड़ने में आसानी हो सकती है, शिकार करने में आसानी होगी। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि पहले की बंदूकें बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें हुआ करती थी। आज की बंदूकें जो है छोटी छोटी बंदूकें हुआ करती है, आसानी से आप किसी को भी मार सकते हो। पहले का जीवन बहुत अच्छा था भैया, पहले बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन आजकल का जीवन जो है भैया थोड़ा
धीरे धीरे क्या है, आलसमय होता जा रहा है। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि आपको कुछ पीसना होता था, मिक्सर का यूज करते कि नहीं करते? पहले के लोग क्या करते, कुछ पीसने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, मिर्ची कूटने के लिए या फिर हो सकता है कि चटनी बनाने के लिए क्या करते हैं, पत्थरों का उपयोग करते हैं। तो उससे क्या होती है, मेहनत भी लगती है, शारीरिक मेहनत भी लगती है। आजकल लोग क्या है, खा खा के मोटे होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? मोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में तो साइकिल के पहिए के समान होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो जो है उसके बाद ट्रैक्टर के पहिए जैसे हो जाते हैं खा खा के। क्यों? क्योंकि शारीरिक मेहनत नहीं लगती। बटन दबाई, मिक्सर पीस के आपको खुद धनिया देगा, मिर्ची देगा, ठीक है, हल्दी देगा, कोई मिक्स। पहले ये सब क्या क्या करनी पड़ती थी, मेहनत। तो पाषाण काल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पाषाण काल होता है क्या है प्यारे बच्चों? तो पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर, पत्थरों का समय। ध्यान रखना, पत्थरों का समय। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, पत्थरों का समय। अब मनुष्य के पास में, एक मिनट जी, कौन आ गया? हाँ, पत्थरों का समय, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। मनुष्य के पास में क्या होते थे? पत्थर होते थे, और पत्थर का उपयोग वो किसको, जैसे भाई आपको मालूम है कि मनुष्य जो होता है लिविंग बींग्स है। अब उसको जीवन जीने के लिए क्या है, भोजन लेना पड़ता है। तो अब वो भोजन, या फिर कह सकता हूं कुछ भी, पेट में एनर्जी के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो वो क्या करता था, जानवरों को मारकर खाता था। अब जानवरों को मारने के लिए कुछ तो उसके पास में होना चाहिए, तो वो क्या करता था, पत्थरों का उपयोग करता था। तो बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है ना? किसके उपयोग करते थे? बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। उन पत्थरों को वो औजार बनाते थे। यहां पर फोटो लगा हुआ है, बिल्कुल ये छेनी हथौड़ा बनाने में लगे हुए। भारत में सर्वप्रथम 1863 में मोस्ट एंड सुपर आईएमपी रॉबर्ट ब्रूसफुट, बिस्कुट नहीं है ये, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। वो सभ्यता जिसको हम खोजते हैं भैया, ध्यान रखना, वो सबसे पहले किसने खोजी थी, किसने बताया था पत्थरों के बारे में? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने बताया था। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग बनाया गया था। उसी के बाद में क्या हुई थी, किसकी खोज हुई थी, जो है ये पाषाण काल के पत्थरों की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। क्या था कि 1856 में जब रेलवे की पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था, तब जाकर वहां पर कई सारे हमको सबूत, एविडेंसेस सिंधु घाटी सभ्यता के मिले थे, और ये सारे कई सारे पत्थर हमको मिले थे। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है फैक्चुअल डाटा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड क्या कहती है भाई साहब आपकी? ये कहती है, ध्यान से सुनना, मोस्ट एंड सुपर आईएमपी, कि भैया मिलने वाली धातु के आधार पर इतिहास का बंटवारा किसने किया था? तो बच्चों क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने किया था, मिलने वाली धातु के आधार पर। जैसे मैं बताऊं, मनुष्य को सबसे पहले धातु मिली थी कॉपर, उसके बाद में मिली थी ब्रॉन्ज, और उसके बाद में मिली थी आयरन। मतलब कॉपर मतलब होता है तांबा, ब्रॉन्ज मतलब होता है कांस्य, और ये देखे आयरन मतलब लोहा। तो मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी? तांबा। तो इस आधार पर ताम्र पाषाण काल, कांस्य युगीन सभ्यता भी आएगी, सिंधु घाटी सभ्यता, आयरन लोहा मतलब हो जाएगा आपका वैदिक सभ्यता। ये सब जो है ये जो है आपके थॉमस ने क्या किया था? धातु के आधार पर इतिहास का बंटवारा किया था। ठीक है, चलिए नामकरण, लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था? जॉन ब्रूस ने किया था भैया, लिखावट के आधार पर। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल में हमको जो है प्राग ऐतिहासिक काल में लिखने के कोई साक्ष्य नहीं मिले। उसके बाद में अगर देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में लिखने के साक्ष्य मिले, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में लिखने के साक्ष्य मिले, उनको पढ़ा भी गया। तो इस तरीके से जो है इतिहास का बंटवारा जॉन ब्रूस ने किया था। आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है बच्चों पाषाण काल। पाषाण काल भैया ध्यान रखना 3 भागों में बांटा जाता है। मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लिया था और वह जो मानव के रूप में विकसित हुआ था, तो उसने पत्थरों का उपयोग किया था। ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है कि यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बच्चों पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल। देखो सबसे पहले बड़ा पत्थर दिख रहा है, फिर सेकेंड नंबर पे वो थोड़ा उसका शेप बदला। ठीक है, नदी के किनारे पड़े हुए पत्थर हुआ करते थे, जिसको बोला जाता था आपका क्या, जिसको जो है ये पत्थर जो है नदी के किनारे पानी की धाराओं से कटते कटते इनमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। और अंत में आप देखोगे तो ये अलग अलग प्रकार के पत्थर ये जानवर को आसानी से मारने में क्या होते हैं,
अच्छे होते हैं, इसलिए क्या है पत्थरों के आकार पर हमने क्या है इतिहास को बांटा। इसको पाषाण काल हम 3 भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्य बड़े पत्थरों का उपयोग करता था। एक एक करके पॉइंट को अगर हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य के समय में सबसे प्रारंभिक समय तो कौन सा बच्चों, पूरा पाषाण काल। कौन सा काल, पूरा पाषाण काल, ये हो जाएगा पैलियोलिथिक एज। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। यहां जो है आदि मानव सबसे शुरुआती, हम बोलते हैं ना आदि पुरुष या फिर आदि काल या फिर आदि मानव, तो वो है भैया शुरुआती मानव। इस समय का मानव खानाबदोश था। खानाबदोश की अगर हम बात करते हैं, जैसे जानवर होता है, जानवर को यह नहीं मालूम होता है कि कल के भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी, ऐसे ही इनका भी था कि इनको पता नहीं होता था कि अगले दिन भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई, और उस समय क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, लाइट तो थी नहीं, दिन के उजाले में क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। और जानवरों का, आग की खोज हुई नहीं थी, तो जानवरों का शिकार करके क्या करते थे, उनका मांस ये खाते थे। बड़े जानवर का शिकार करेंगे तो ज्यादा दिन तक मांस खाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब ये नहीं होता, खानाबदोश का मतलब ये होता है आज यहाँ रहेंगे, कल वहां रहेंगे, कल वहां रहेंगे, ऐसे जगह जगह क्या करते थे, ये घूमते फिरते थे। इसलिए क्या है भैया खानाबदोश रहे। खाद्य संग्राहक मतलब इनको पता था कि हमको भविष्य में भोजन मिले या ना मिले, इसलिए क्या करते थे, बड़े जानवर का शिकार करके खाद्य का संग्राहक, या कह सकता हूं कि भोजन की व्यवस्था 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की करके रखते थे। अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। जैसे आज का जानवर जो होता है वो क्या करता है, केवल उसका उद्देश्य पेट भरना है, ठीक है। जैसे कभी कभी आपको बोल दिया था आपके शिक्षकों के द्वारा कि तुम जानवरों की भांति कार्य कर रहे हो। जानवर मतलब हो जाता है कि अपने जीवन का उद्देश्य केवल क्या होता है, पेट भरना, ठीक है। ध्यान रखना, अपने जीवन का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं है, हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति भी करना है और जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। ध्यान रखना भैया, अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आज आप मेहनत कर रहे हो और अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हो तो क्या हो जाएगा, आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हो। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी पाने वाला जीवन नहीं जीता, पर शिक्षा बहुत जरूरी है, मेहनत करो इस समय में, ठीक है। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। अब भैया आग की खोज के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार क्या हुआ था, जंगलों में जानवर भी होते थे, मानव भी होते थे, आदि मानव, ठीक है। अब ये एक कहानी के रूप में आप समझ सकते हो, समझना चाहो तो क्या है कि चट्टान से, बड़ी चट्टान पे से जो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर, वो चट्टान से पत्थर गिरा। अब जब वहां से पत्थर गिरा तो भैया धीरे 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 लुढ़कता हुआ कहां पर आया, नीचे आया। अब वो जब नीचे आ रहा था बहुत स्पीड से आया, पर्वत से जब नीचे गिरा तो जब पत्थर से पत्थर टकराया तो वहां पर जो सूखी घास थी वो जलने लगी, और जब जलने लगी तो आदि मानव डर गया। जानवर तो भाग ही रहते पर आदि मानव भी भागने लगा कि ये अचानक क्या हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। ये भैया ध्यान रखना, मनुष्य के द्वारा किया गया पृथ्वी पर सबसे पहला आविष्कार है आग की खोज, जिसको आज भी आप अपने घरों में, सभी अपने घरों में लाइटर, जो लाइटर होता है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराया जाता है स्प्रिंग के माध्यम से और एक चिंगारी निकलती है, फिर क्या हो जाती है, गैस जलती है, देखा होगा आपने। तो वही चीजें है आपकी, क्या मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है बच्चों, आग की खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर। अब भैया धीरे धीरे क्या होने लगे, सब भागने लगे पूरे इधर उधर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब उस आग का एहसास हुआ कि ये आग जो है इससे हमको क्या लग रही है, गर्मी लग रही है, तो आग से क्या फायदा हो गया कि ये ठंड में क्या कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है, ठीक है ना। ठंड में क्या कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है। दूसरे फायदा क्या मिला कि अब जो आदि मानव था दिन में शिकार करता था, अब वो रात को भी शिकार करना प्रारंभ कर दिया, दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट ये है कि भैया जब हम इससे भाग रहे हैं और जानवर भी भाग रहे हैं, तो ये जो खतरनाक जानवर होते हैं जैसे शेर है ना, आपको पता होगा शेर आग से डरता है, तो जो ऐसे जंगली जानवर है उससे मदद करेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे, उस मांस को क्या करेंगे, अब ये पका के खाएंगे। आपने अगर अपने घर में चावल के दाने या गेहूं के दाने या चने के दाने अगर खाए होंगे तो आपकी एनर्जी एक तो सबसे ज्यादा वेस्ट हुई होगी, और दूसरी बात यह है वेस्ट होने के साथ साथ में आपको उससे एनर्जी भी कम मिली होगी, ध्यान रखना। लेकिन उसी चीज को अगर चावल को पका के खाओगे तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट कम होगी और एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो आपकी खोज इनके लिए एक बहुत बड़ा आविष्कार या चमत्कार बनके आगे साबित होगी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना आरंभ कर दिया। आपको मालूम है कि ये मानव जो है, आदि मानव कहां रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे। कहां रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे। क्यों रहते थे,
क्योंकि इनको मालूम है कि पानी भी गिरता है ना, हवाएं भी चलती है, और उसके बाद में जंगली जानवर भी रहते हैं, तो गुफाओं में क्या है कि अपना आवास ढूंढते थे, तो गुफाओं में रहते थे। उसके बाद में मैंने बोला आपको कि बड़े पत्थरों का यूज करते थे, जैसे इतना बड़ा पत्थर जो है बड़े जानवरों को मारने के लिए बड़े पत्थर का उपयोग करते थे। और इसके चित्र की बात बोल रहा हूं मैं, जब ये भैया मांस खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जो भी मांस खा रहे हैं, भोजन तो था नहीं उस समय, कृषि तो करना स्टार्ट नहीं किया था, फल फ्रूट वगैरह जो भी खा रहे हैं, तो भैया ध्यान रखना, खाने पीने के बाद में इन्होंने क्या है कि जो दीवारें हुआ करती थी, जो चट्टानों की जो पत्थर हुआ करते थे, उस पत्थर पर क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। जैसे मान लिया जाए, मैं बना के बताता हूं आपको चित्र, जैसे मान लिया जाए ये है ना, ऐसे चित्र बनाते थे। कैसे चित्र बनाते थे, इस प्रकार के चित्र बनाते थे। इसके ऊपर एक आदमी को बिठा दिया जाता था, इस प्रकार से ये क्या है, ये ऐसे इस प्रकार के इन्होंने क्या किए हैं, चित्र बनाए, किसके ऊपर, जिसको बोलते भैया रॉक पेंटिंग, या फिर कह सकता हूं मैं आपका क्या, भित्ति चित्र। देखते हैं क्या है कि भीमबेटका के गुफाओं में, भीमबेटका की जो गुफा है रायसेन जिले में भैया विश्व धरोहर स्थल है के पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। जब भैया वहां पर क्या है आपका रातापानी अभ्यारण्य है, जो मध्य प्रदेश का एक ऐसा मात्र अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां पर क्या है, जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, आपको ये देखने को मिल जाएगा, रायसेन में स्थित है भीमबेटका, जहां पर दुनिया के सबसे पहले पुराने मनुष्य के साक्ष्य मिलते हैं, आदि मानव के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कोई खोपड़ी वगैरह के साक्ष्य नहीं, यहाँ से आदि मानव के होने के साक्ष्य मिलते हैं कि कोई तो होगा जिसने चित्र बनाए होंगे। ठीक है, उस समय का मनुष्य क्या क्या कर सकता था, पेंटिंग कर सकता था, उस समय का मनुष्य युद्ध करता था, उस समय के मनुष्य के पास में पशुपालन हुआ करते, ये सब चीजें जो है इसमें बताई गई है। ठीक है ना, कौन कौन से पशु उसने पाले होंगे। देखो ये डायग्राम भी दे रखा है आपको, ये व्यक्ति जो है इस चट्टान के ऊपर चित्र बनाने की कोशिश कर रहा है, ये आपकी भीमबेटका की गुफा है। यहाँ पर आपको देख रहा होगा, ये देखो एक आदमी, ये है, ये घोड़े या फिर जो भी जानवर होगा, 4 पैर वाला जानवर है, इसके हाथ में कुछ रखा हुआ है, यहाँ देखे है ना, ये तलवार जैसा कुछ हो सकता है या पत्थर हो सकता है, जो भी कुछ हो सकता है आपका। ठीक है, जो भी है ये सब आपके सामने है, ये रॉक पेंटिंग है और ये भीमबेटका की है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भैया। ये भीमबेटका को 1990 नहीं 2003 में जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में कुछ खास नहीं है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर पत्थरों के जो आकार थे वो थोड़े क्या हो जाएंगे, आप छोटे हो जाएंगे। ध्यान रखना ये सबसे छोटा समय भैया, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमको 1867 में किसने दी थी प्यारे बच्चों, तो वो दी थी किसने, करसाइल ने दी थी। किसने दी थी, करसाइल ने दी थी 1867 में। यह पूरा पाषाण काल के बाद का समय है। इस समय मानव के हथियार छोटे होते थे आकार में, इसलिए इनको माइक्रोलिथिक कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य क्या था, अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। मनुष्य के मर जाने के बाद में उसका क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार मतलब या तो उसको अग्नि में जलाया जाता है, या जमीन में दफनाया जाता है, या पानी में उसका जल दाग दिया जाता है, या फिर है ना चील कौवे पशु पक्षियों को खाने के लिए क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से क्या है, तो ये उनका अंतिम संस्कार होता है। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहार तथा महाधा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अंतिम संस्कार करते थे। कभी आपने देखा होगा कि हमें जो मतलब है ना, कहीं से अगर मनुष्य की लाश मिली है तो मनुष्य की लाश के साथ साथ में वहां पर क्या है कि अभी आगे बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में हम बात करेंगे, बर्तन वगैरह सब रखे जाते थे। ठीक है, चलो ये तो आप समझेंगे। आगे बात कर ले, देखिए यहां पर आ जाता है, अब आ जाता है आपका मध्य पाषाण काल में इस प्रकार के पत्थरों का उपयोग होता था। किस पत्थरों का उपयोग होता था, इस प्रकार के पत्थरों का उपयोग होता था। धीरे धीरे देखो किस प्रकार के हो चुके हैं। ठीक है ना, अब मैं जानवर को ऐसे इससे मारूंगा और ये ऐसे नुकीले से मारूंगा, इन दोनों में अंतर होगा। ये ज्यादा क्या करेंगे, उसको चोट करेंगे और वो ज्यादा तेजी से भाग नहीं पाएगा, और ये आदि मानव जाके इसको पकड़ लेगा और उसके फिर क्या है, उसका जो भी भुर्जी बनाए या फिर कुछ उसका जो भी पका के खाएगा, कैसे खाएगा, वो आदि मानव को अच्छी से पता होगा।
अब बात करते हैं हम लोग नवपाषाण या फिर उत्तर पाषाण काल, ठीक है ना। उत्तर पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल। उत्तर मतलब हो जाता है बाद का समय, ठीक है ना। पाषाण काल के सबसे बाद का समय, जैसे आपने पढ़ा होगा, इतिहास आप पढ़ते होंगे तो, है ना। गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल आता है, मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल आता है, ठीक है ना। अधिकारी के बाद में उत्तराधिकारी होता है, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा। बाद का पद जिसे उत्तर पद बोलते हैं आप समास में भी। नौ या उत्तर पाषाण काल के बारे में अगर हम जानकारी देखें तो भैया सबसे पहले जॉन लुबाक ने 1865 में इसकी जानकारी हमको दे दी थी, ध्यान रखना। 67 से पहले ही दे दी थी, ध्यान रखना। लेकिन क्या है, इन पत्थरों के आकार के बारे में जब हमको पता चला तो ये ज्यादा ही क्या थे, उससे और छोटे हुआ करते थे। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। अब भैया ध्यान रखना, स्थायी आवास क्यों बना लिया था, क्योंकि इस समय के मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। एक आदि मानव जब भैया, है ना, ऐसे पत्तों का झुंड जो है लपेट कर खड़ा हुआ था और उसको पेड़ से क्या है, एक फल गिरते हुए दिखता है। अब जब फल गिरते हुए जमीन पर दिखता है उसको, तो वो फल खा तो लेता है और फल की जो बीज होता है उसको वहीं फेंक देता है। फेंकने के बाद में थोड़े समय बाद देखता है कि वही बीज जो है एक पौधा बन जाता है। ऐसे कई सारे बीज पौधे बन जाते हैं। तो उसको लगता है कि भाई साहब ये बीज जब हम जमीन के अंदर रखते हैं तो इससे एक पौधा बनता है। इस प्रकार से क्या हुआ, कृषि के क्या हो गए भैया, कृषि की खोज हो गई। धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, खेती करना स्टार्ट कर लिया। अब बताइए, खेती करने लगे तो खेती से क्या होगा, उत्पादन होगा। अब जब उत्पादन होगा, अनाज उत्पादन होने लगेगा तो उसको क्या करेंगे, घर में रखेंगे। अब जब घर में रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको एक जगह ही रहना पड़ेगा, स्थायी आवास बनाकर रहना पड़ेगा। तो बच्चों, कृषि के साथ साथ ही उसने स्थायी आवास बना लिया। आज आप देख रहे होंगे, अगर आप किसान है या फिर आपके माता पिता या उनके पिताजी किसान है, तो एक जगह एक स्थान पर रहकर ही खेती की जाती है। ऐसा नहीं है कि खाना बदोश की तरह। अब ये खाना बदोश नहीं रह गया। मध्य पाषाण काल में और पुरा पाषाण काल में मनुष्य खाना बदोश था, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसमें खाना बदोश नहीं रहेगा। खाने के लिए अब ये जानवरों का शिकार तो करेगा लेकिन इधर उधर नहीं भटकेगा, ये एक स्थायी जीवन जिएगा। और ध्यान रखना, जब स्थायी जीवन जिएगा, कृषि करेगा, तो ये क्या करेगा भैया, पशुपालन भी करेगा। और पशुपालन क्यों करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पशु जो है, कृषि की जो खेती करता है वो पशु क्यों पालते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी और बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि पशु जो है, मनुष्य के द्वारा सबसे पहला पशु जो पाला गया था वो कौन था, कुत्ता था। आगे मेरी बात में, कम खा के एक तो जीवन यापन कर लेता है और वफादारी भी अच्छी कर लेता है। इंसान से ज्यादा वफादारी कौन कर लेता है, कुत्ता कर लेता है। तो कुत्ता मानव के द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु था। बिल्कुल याद करते चलना, एक एक चीजें याद करना। मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का खोज की। प्यारे बच्चों, यही आपको लिंक मिल रही है। क्या मिल रही है, अगर बताइए अनाज का उत्पादन करेंगे तो उस अनाज को रखेंगे कहां पर। जैसे आप अनाज उत्पादन करते तो गांव में रखते कहां पर हो, या तो कोई बाजार से क्या है, लोहे की चद्दर वाला जो है ना, कोठा खरीद के लेके आते हो, या फिर घर में ही कोई एक ऐसा पात्र बनाते हो जिसके अंदर अनाज भर लिया जाए, बोरियों में भर भर के रखते हो। तो ये किस में बनेंगे, तो इन्होंने क्या कर लिया भैया, मिट्टी के घड़े मनका बनाना स्टार्ट कर दिया। किस मानव ने मनका या मटका बनाना स्टार्ट किया था, तो भैया नवपाषाण काल के। पहिया, अब बताओ मुझे, खेत से अनाज लेकर कहां जाएंगे भैया, घरों में जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, पहिया बना लिया। एक पेड़ से डाली गिरती है भैया, हवा चलती है, वो डाली ऐसे घूमती है, तो इन्होंने क्या किया, उस डाली को काटकर उसको लकड़ी, और लकड़ी से पहिया बनाया। पहिए बनाने के बाद में बैलगाड़ी, बैलगाड़ी बनाने के बाद में, ध्यान रखना, बैलगाड़ी बनाने के बाद में इन्होंने पहिए की खोज, और फिर धीरे धीरे है ना क्या होने लगा, ये और विकसित होने लगे। इसके लिए कोई एक वर्ष का समय नहीं लगा भैया, लाखों वर्ष के समय लगे हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। कर्नाटक के मैसूर के पास संगेनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल राख के टीले हमको प्राप्त हुए। बच्चों, पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ध्यान रहे इस बात का कि आदि मानव के पास, है ना, पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के पास आदमगढ़ आता है। ध्यान रखना इस चीज का। ये सारी चीजें हमको क्या मिलती है बच्चों, ये सब हमको जो है पाषाण काल की जानकारी देती है। ध्यान रहे इस बात का। अब मनुष्य ने जो खेती की भैया, कहां पर खेती कर ली, ये खेती कर ली। मनुष्य के द्वारा की गई खेती जो है, सबसे पहले जौ की खेती की गई थी और गेहूं की खेती की गई थी। और कब की गई थी बच्चों, आज से 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व में कहां पर, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। कहां से बच्चों, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से साक्ष्य मिलते हैं। किसके, हमको जौ के साक्ष्य मिलते हैं। तो मनुष्य के द्वारा की गई पहली खोज
आग की खोज। मनुष्य के द्वारा की गई पहली कह सकता हूं खेती जो किए। मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता है। मनुष्य के द्वारा पहली खोजी गई धातु आगे चल के आएगी कौन सी, तांबा। तो यहां पर आप कर सकते हो भैया क्या, पहली धातु वगैरह सब जो है ये मैं आपको बता चुका हूं। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि पहली धातु कॉपर तांबा, पहला पशु आपका क्या हो जाएगा, कुत्ता। या मैं कह सकता हूं कि पहली जो फसल है वो क्या हो जाएगी आपकी, जो। और तीसरे चौथे नंबर में हम देखें भैया कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो भैया ध्यान रखना पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलते हैं। और ध्यान रखें अगर पूछ ले चावल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो चावल के साक्ष्य मिलते हैं बच्चों हमको कहां से, कोल्डी हवा। ठीक है ना, कोल्डी हवा, ध्यान रखना। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, चलने लगी है हवाएं। तो भैया चावल के साक्ष्य कहां से मिल जाएंगे, कोल्डी हवा। हवा कैसी, ठंडी। अभी इस गर्मी के माहौल में आपको ठंडी हवा की अगर जरूरत है तो आप बोल सकते हो कि चलने लगी है हवाएं, ठीक है ना। चल मतलब चावल और हवा मतलब कोल्डी हवा। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इतनी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है, ये सारी की सारी आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ध्यान रहे इस बात का, इतिहास अब जो है हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको परिचय बता दिया, परिचय के बाद में पाषाण काल बता दिया, पाषाण काल के बाद हम पढ़ने जाएंगे अब प्राचीन भारत का इतिहास, जो मैंने स्टार्टिंग में थंबनेल में लगाया था। अब हम पढ़ेंगे क्या, पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता। मेरी क्लास में आप जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी पर मैं जो है डेली आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर आऊंगा और आपका समर्थन या आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो कैसा लगा वीडियो, आपको लाइक करना और कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच।